सदमे से चूर दंपति 10,000 मीटर गहरे गड्ढे की ओर बढ़े, जो अनगिनत लाशों से भरा हुआ था। कई कौवे ऊपर मंडरा रहे थे, मानो अपने अन्न भंडार क्षेत्र का जायजा ले रहे हों। जोना की आंखों में दुख भरा था। किसने सोचा होगा कि वह इस लाशों के गड्ढे से रेंग कर बाहर निकलने वाली एकमात्र जीवित व्यक्ति होगी। कुछ दिन पहले की बरसात वाली रात में जोना गीली जमीन से जाग उठी। टर्की की मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह अपने आसपास देख सकी। पहाड़ी पर खून से लथपथ लाशों के ढेर लगे थे। गरज की एक धीमी सी आवाज के बाद एक आकृति ऊपर से गुजरी और उसने एक जीवन रेखा नीचे गिराई। जोना को लाशों के बीच एक पिस्तौल मिली और वह रस्सी पर चढ़ गई। मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कांपते हुए वह पेड़ों के झुरमुट से गुजरी और उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी मिली जिसमें रोशनी जल रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और कई पुरुषों और महिलाओं को बहस करते हुए पाया। उनकी बातचीत से उसे पता चला कि छोटे बालों वाली महिला ने अभी अभी रस्सी गिराई थी। तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान जमीन पर लेटी घुंघराले बालों वाली महिला अचानक जाग उठी और असहनीय दर्द से चीखने लगी, ठीक वैसे ही जैसे जोना सामूहिक कब्र से जागी थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जोना की तरह इन लोगों को भी नहीं पता था कि वे कौन हैं या उन्होंने क्या अनुभव किया है। उनके पास फोन नहीं थे और वे लगभग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। एकमात्र राहत की बात यह थी कि किसी ने उनके पहचान पत्र और पासपोर्ट ढूंढ लिए थे जिससे उनके नाम पता चल सके। केवल छोटे बालों वाली महिला ही चुप रही। वह गूंगी थी। बातचीत के दौरान वह कुछ कह रही थी। चीनी भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। जोना ने अनुमान लगाया कि गूंगी लड़की को कुछ पता होगा और सिस्टर फा ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे पहले घर में जागे तो गूंगी लड़की पहले से ही वहां थी और ऐसा लग रहा था कि वह वहां मौजूद सभी को जानती है। हालांकि सभी लोग जोना के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थे, क्योंकि वह अकेली थी जो लाशों के ढेर से उठी थी। दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उन्होंने खुद ही घर की तलाशी शुरू कर दी। रसोई और भंडार गृह में बहुत सारा खाना भरा हुआ था, लेकिन जोना की नजर फ्रिज पर लगे कैलेंडर पर पड़ी, जिस पर 18 तारीख को हाईलाइट किया गया था। यह स्पष्ट रूप से मूक लड़की की लिखावट थी, लेकिन उसने इशारे किए। कुछ देर तक जोना को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि 18 तारीख एक महत्वपूर्ण दिन था। बाद में समूह को कमरे में बहुत सारी बंदूकें और गोला बारूद मिले। जोना ने उपकरण को बाहर ले जाकर जांच करने का सुझाव दिया, लेकिन फूलों वाली कमीज पहने आदमी ने आपत्ति जताई। उसका मानना था कि उन्हें अंदर ही रहना चाहिए और अगली सुबह सबसे पहले निकलना चाहिए। जब वे असमंजस में थे, मूक लड़की चुपके से जंगल में चली गई और बाकी लोगों के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जोना को रास्ता जाना पहचाना लगा और अचानक उसके मन में एक याद कौंध गई। ऐसा लग रहा था कि वह यहां एक लाश घसीट कर लाई थी। उस आदमी के दिल में बेचैनी सी दौड़ गई। क्या वह सच में अच्छा इंसान नहीं था? थोड़ी दूर से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। उन्होंने एक आदमी की लाश को पेड़ से बंधा हुआ पाया, जिससे उनका शक और गहरा गया। वे कहां थे? कुछ देर बाद वे एक लकड़ी की झोपड़ी में दाखिल हुए। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि मूक लड़की एक बंधी हुई औरत को खाना खिला रही थी। जोना को देखते ही वह महिला असामान्य रूप से उत्तेजित हो गई, मानो वह जोना को जिंदा ही खा जाना चाहती हो। जोना ने अपनी बंदूक के बट से उस महिला को बेहोश कर दिया। फूलों वाली कमीज पहने महिला ने कोने में एक छिपा हुआ कैमरा देखा, जिससे उनका शक और गहरा गया कि जोना अच्छी इंसान नहीं है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जोना ने कैमरे से जुड़े कंट्रोल रूम को ढूंढने का फैसला किया। केबिन में लौटते समय अनजाने में झोंग को पता चलता है कि वह और करली दोनों नाखूनों की भाषा बोल सकती हैं और उनकी बातचीत बिना किसी रुकावट के होती है। अगर वे गलत नहीं हैं तो वे लंबे समय से दोस्त होंगी। करली सुझाव देती है कि जोना को दरवाजा खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को जगाने से परेशानी हो सकती है। हालांकि अगली सुबह फूलों वाली कमीज पहने महिला फिर से परेशानी खड़ी करने लगती है और जोर देती है कि उन्हें आगे जाकर रेकी करनी चाहिए। कुछ बातचीत के बाद वे यान्यू और जैक्सन को घर की निगरानी के लिए छोड़ देते हैं और समूह सावधानी से पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ता है।
अचानक केबिन के चारों ओर कांटेदार तार लगे हुए थे और बाड़ के दूसरी तरफ एक शव पेड़ से बंधा हुआ था। जब सब लोग हैरान थे, केबिन में भी कुछ गड़बड़ हो गई। जैक्सन ने जंगल में शोर सुना और अकेले जांच करने गया। उसने एक आदमी को कांटेदार तार में फंसा हुआ पाया। सहज ही उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और जैक्सन को भी तार से कसकर बांध दिया। इसी बीच जंगल में खोजबीन कर रहे दल को एक खोज मिली। उन्हें शाखाओं के नीचे छिपी हुई 2 कारें मिलीं और आश्चर्य की बात यह थी कि वे अभी भी स्टार्ट हो सकती थीं। हालांकि जोना खुश नहीं थी। उन्हें एक कार में एक ग्रुप फोटो मिली, लेकिन जोना उसमें नहीं थी, यानी वह उस ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। जोना ने अपनी बात संभालने की कोशिश की और कहा कि शायद वह थी। किसी के द्वारा फोटो खींचने का कारण तर्कसंगत लग रहा था। जब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, यानू हांफती हुई दौड़ती हुई आई। समूह कांटेदार तार की बाड़ की ओर दौड़ा और पाया कि जिया केशान मर चुका था। यानू जमीन पर बैठकर बेकाबू होकर रोने लगी, मानो उसने अपने किसी पुराने दोस्त को खो दिया हो। जोना ने गुस्से में आकर हत्यारे पर गोली चला दी और उसकी आंखों के सामने फिर से उस विजयी वापसी का दृश्य कौंध गया। कल 18 तारीख है। यह सोचकर कि आगे क्या होगा, सब लोग चिंतित हो गए। जोना और जिंग फाजी ने सुराग ढूंढने के लिए उस जगह जाने का फैसला किया। जब वे एक सुनसान कारखाने के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा लड़का था और दोनों ने एक दूसरे से जानकारी लेने का इरादा किया। लेकिन जोना को देखकर उस छोटे लड़के का व्यवहार ऐसा था मानो उसने भूत देख लिया हो, जिससे जोना और भी उदास हो गई। क्या वह सच में कोई घिनौनी खलनायिका थी? उस छोटे लड़के को देखकर उसने अपने कुत्ते को भी बेकाबू कर दिया। अपना गुस्सा काबू न कर पाने पर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसके बगल में खड़ा जिंग फाजी इतना घबरा गया कि उसने अपने कान खुजला लिए और मुंह बंद कर लिया। एक जोरदार चीख ने आखिरकार जोना को होश में ला दिया। यह स्पष्ट था कि जिंग फाजी की जोना के बारे में अच्छी राय थी और संभवतः दोनों पुराने परिचित थे। लकड़ी के घर में फूलों वाली कमीज ने भी पुरानी यादें ताजा कर दीं, लेकिन शारीरिक लक्षण अधिक गंभीर थे। स्तब्धता में उसने मूक लड़की का चेहरा देखा। यह पुष्टि करने के बाद कि दूसरा व्यक्ति एक भरोसेमंद दोस्त है और फूलों वाली कमीज पहने उदास आदमी को शांत करने के बाद कर्ली ने फिर से जंगल में घूमने का फैसला किया। समय बीतने के साथ सभी की यादें जागृत होने लगीं। परिचित रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए उसे अनजाने में एक चश्मा मिला और उसने सहज रूप से उसे पहन लिया, मानो वह उसी के लिए बना हो। फिर वह छोटी सी झोपड़ी में लौट आया। कर्ली को धुंधला सा याद था कि उस आदमी का नाम एलन था। उसने पाया कि उसकी बेटी मर चुकी है और वह उसे सांत्वना देने ही वाला था कि एलन अचानक बवंडर की तरह उस पर झपटा। कर्ली मुड़ा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कई और पागलों में से एक बाहर निकल आया, जबकि झोपड़ी में रह गए फूलों वाली कमीज पहने आदमी ने एक नई खोज की। उसे पिछवाड़े में एक तहखाना मिला जिसमें कुछ अज्ञात प्रायोगिक सामग्री और एक कंप्यूटर स्क्रीन थी जिस पर कई निगरानी कैमरे प्रदर्शित हो रहे थे। संभवतः यह इन कैमरों का नियंत्रण कक्ष था। फिर उसे मेज पर एक वीडियो रिकॉर्डर मिला जिसमें एक प्रयोग की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो रही थी। आश्चर्यजनक रूप से प्रयोगकर्ता कोई और नहीं बल्कि जोना, यानू और फूलों वाली कमीज पहने वह आदमी थे। ये सभी प्रयोग में गिनी पिग थे। जोना के वर्णन के अनुसार प्रयोग का दुष्प्रभाव अस्थायी स्मृतिलोप था। जोना को भी स्मृतिलोप क्यों हुआ, यह अज्ञात है। यह जानते हुए कि जोना कारखाने में प्रवेश नहीं कर सकती, वह और गोरी महिला केबिन लौट आईं। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ लकड़हारों से हुई। जोना उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास जाने ही वाली थी कि अचानक ये आदमी पागल एलन की तरह दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़े। दोनों महिलाएं भयभीत हो गईं और भाग गईं। जैसे ही वे कार में बैठीं, उन्होंने पागलों के समूह को रुकते देखा। जोना ने एक पेड़ से लटके 2 शव देखे। उन्होंने शायद एक निवारक के रूप में काम किया होगा। केबिन में सुरक्षित लौटने के बाद फूलों वाली कमीज पहने महिला ने आक्रामक रूप से एक हथियार निकाल लिया। अब उसे यकीन हो गया था कि जोना ही वह व्यक्ति है जिसने सबको नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि वीडियो कैमरे की फुटेज देखने के बाद गोरी महिला भी जोना के अपराधों को लेकर संदेह बढ़ने लगा। जोना बेहद पीड़ित लग रही थी, लेकिन अब
वह अपना बचाव करने में असमर्थ थी। फूलों वाली कमीज पहने आदमी ने उसे बेहोश कर दिया और उसे सामूहिक कब्रगाह तक घसीट कर ले गया। उसकी नजरों में उसके सामने पड़े सभी शव जोना के प्रयोगों के शिकार थे। अगले ही पल उसने उसे गड्ढे में धकेल दिया। जोना को लगा जैसे वह मर रही हो। एक दिन बाद उसने खुद को फिर से वहीं पाया। लाशों की बदबू वाली महिला की पीठ पर बने घिनौने टैटू ने जोना को पुरानी यादों में वापस धकेल दिया। कल 18 तारीख थी। कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न था। निराशा की घुटन भरी भावना ने उसे लगभग पागल कर दिया था। सौभाग्य से इतिहास में हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली बातें होती हैं। इसी तरह यानू ने एक बार फिर मदद की पेशकश की और सामूहिक कब्र से महिला की तस्वीर मिलने के बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। पता चला कि जोना कोई बुरी इंसान नहीं, बल्कि एक डॉक्टर थी। इलाके में एक खतरनाक वायरस फैल गया था और जोना और उसकी पत्नी, वह गोरी महिला, सेना के अनुरोध पर टीका विकसित करने के लिए वहां थीं। 18 तारीख तक उन्हें सेना को टीका सौंपना था। अगर प्रयोग विफल हो जाता तो सेना उस इलाके को खाली करा देती। हालांकि जैसे ही टीका लगभग तैयार होने वाला था, उन पर संक्रमित लोगों ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए जोना को एक सामूहिक कब्र में कूदकर खुद को टीका लगाना पड़ा। घुंघराले बालों वाली और गोरी महिला समेत कई अन्य लोगों ने भी टीका लगवाया था। अब समय पूरा हो चुका है और स्मृति लोप के दुष्प्रभाव गायब हो गए हैं। वे दोनों केबिन में छिपकर हमलावर संक्रमितों से लड़ रही हैं। यानू एक कोने में दुबकी हुई कांप रही है। केवल फूलों वाली शर्ट वाली महिला ही उस इलाके से भागने के बारे में सोच रही है। रास्ते में उसकी मुलाकात जोना से होती है, जो उसे शांत रहने की सलाह देता है और कहता है कि बस एक और इंजेक्शन, इससे बेकाबू वायरस खत्म हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से फूलों वाली कमीज पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। जोना के पास भारी मन से उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सेना सुबह होते ही सफाई अभियान शुरू करने वाली थी और जोना को जल्द से जल्द वापस जाकर सबको सूचित करना था। दुर्भाग्य से वह बहुत देर हो चुकी थी। जब घुंघराले बालों वाली लड़की ने सेना को आते देखा तो उसने भोलेपन से सोचा कि वे उसे बचाने आए हैं, लेकिन गोलियों की बौछार में उसकी मौत हो गई। यानू पहले ही झाड़ियों में छिप गई और बाल बाल बच गई, जबकि जोना सुनहरे बालों वाली महिला के साथ बेतहाशा भागी। भागने के दौरान उनका सामना संक्रमित लोगों से हुआ और सुनहरे बालों वाली महिला दुर्भाग्य से घायल हो गई। पीछे से सैनिकों को आते देख जोना के पास अपने उस हताश प्रयास को दोहराने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह सुनहरे बालों वाली महिला के साथ एक सामूहिक कब्र में कूद गई। आगे संक्रमण को रोकने के लिए उसे टीके का एक और इंजेक्शन दिया गया। उसकी आत्मा के सोने से पहले इलाके को साफ कर रहे सैनिकों ने मिशन पूरा होने की सूचना देने से पहले कई और शवों को नीचे फेंक दिया। जब जोना ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी याददाश्त फिर से फॉर्मेट हो चुकी थी। उसने न तो बेजान सुनहरे बालों वाली महिला को देखा और न ही जमीन पर पड़े नोट को। अंत में यानू ने जोना को बचा लिया। नोट से पता चला कि यानू का खून बर्सेर्क वायरस से प्रतिरक्षित था और इसी वजह से वैक्सीन विकसित की गई थी। पता चला कि वह अकेली थी जिसने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। अगर एक भी व्यक्ति चीनी भाषा जानता होता तो अंत इतना दुखद नहीं होता। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया हमें फॉलो करते रहें। अगली बार मिलते हैं।